गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार 4th ईयर बीएड इंट्रेंस का मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त को होने वाला है। 21 अगस्त 2022 को। इसमें देखिए क्या फ़ायदा है, आपका बीएड के साथ साथ अगर आप 12th आर्ट्स से हैं तो बीए होगा प्लस बीएड हो जाएगा। अगर 12th साइंस से हैं तो आपका बीएससी प्लस बीएड हो जाएगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए आपको फुल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और फुल्ली एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्ज़ाम के समय आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से 15 क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको हिंदी से 15 क्वेश्चन बताए गए हैं। सभी प्रकार के प्रश्न लिए गए। उसके बाद समान ज्ञान के 40 क्वेश्चन, इसमें करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी को इंक्लूड किया गया और फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के। उसके बाद विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश 25 क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आप इसमें 25 में कम से कम 23-24 मार्क ला सकते हैं। 2-3 ट्रिक बताए हुए। आप इसका स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जितना 6-7 वीडियो है उसको आप देख लें तो कन्फर्म आपका 23 से 24 मार्क्स फिक्स हैं। चलिए उसके बाद इंग्लिश के 15 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे। चलिए अब टेस्ट शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हिंदी के 15 क्वेश्चन लेंगे। कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्नलिखित अवतरण मतलब गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये अगर आपको गद्यांश पूछ दे तो समझिए कि आपका लक अच्छा है। आप आराम से पढ़ें और एकदम लाइन से क्वेश्चन उठा रहा था तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कह रहा है इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, मतलब कह रहा है कि इस संसार में धन सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अच्छे है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरन ऐसे कार्य भी किए जिनको मानव समाज का कल्याण हुआ। तो मतलब कह रहा है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अच्छे है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। जिन लोगों का उद्देश्य धन बटोरना है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है जिन्होंने केवल धन बटोरा है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उसके कल्याण के किसी क्षेत्र में योगदान दिया। तो मतलब पूजा किसकी की गई है, जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। अब उसके बाद करें जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं हुए कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता, मतलब जो आदमी स्वार्थी है उसको मानव समाज उपासना नहीं करता। अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप आराम से अब मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, जमीन की, धन की, मकान की, पद की। अभी आप जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं कि धन की पूजा सदैव नहीं होती है। ये बात को समझ गए तो आराम से क्वेश्चन बन गया। किसकी पूजा सदैव नहीं होती है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी कीर्ति अच्छी है जिन्होंने धनोपार्जन किए, अनेक ग्रंथ लिखे, मानव समाज का कल्याण किया, अनेक चुनाव जीते। देखिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे गद्यांश में पढ़ना और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है उनकी कीर्ति अच्छी है। अभी जस्ट आपने यहाँ पे पढ़ा है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अच्छी है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया, मानव समाज का कल्याण किया। तो देखिए मानव समाज का कल्याण क्या ऑप्शन ये है, तो आंसर ये हो गया। कह रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है जिन्होंने धन बटोरा, जमीन खोदी, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, अनेक युद्ध जीते। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही है। तो सीधे यहाँ से आंसर मिल गया, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही जिन्होंने धन बटोरा। पूजा किनकी की गई है,
पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने खूब दान किया, विद्वानों का सम्मान किया, मानव समाज की भलाई की, श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। अब देखिए श्रेष्ठ साहित्य वालों की रचना की, लेकिन वो गद्यांश के अनुसार देखना है पूजा किनकी की गई है। तभी हम जस्ट पढ़ें कि पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई के कार्य के, मानव समाज कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। तो यहाँ पे आंसर मिल गया मानव समाज की भलाई की। पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? मानव समाज धन की उपासना नहीं करता। यहाँ पे हम जस्ट पढ़ें, देखिए मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। यहाँ पे देखिए एक बार मिला लेना जरूरी है। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है? स्वार्थ की उपासना नहीं करता। देखिए आप गद्यांश को एक बार सही से पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन के बाद फिर मिला आराम से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या? मुहावरा भी पूछ लेता है। तो ऑप्शन ए आटे में अधिक पानी पल जाना, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना, गरीबी में और अधिक हानि होना। देखिए अगर कोई मुहावरा दिया हुआ है तो उसका सीधा कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका घुमा फिरा के अर्थ निकलता है। तो कंगाली में आटा गीला होना, कोई गरीब है और अधिक उसको हानि हो गया, ये आंसर होगा। कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ है गरीबी में और अधिक हानि होना। कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान कंठ, मूर्धा, दंत, तालु। तो हम स्पेशल एक हिंदी का प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं उपागम एकेडमी के, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देखें हिंदी का आपको 6-7 वीडियो मिलेगा, सारे वीडियो देख लें, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। उच्चारण स्थान के लिए भी का स्पेशल टिक बताया, उस वीडियो को भी आप लोग देख लें। तो देखिए अकु विसर्ज्या नाम कंठा, टिक क्या है? अकु विसर्ज्या नाम कंठा, ओ आ कवर्ग और ह, क ख ग घ और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कह रहा है कि सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? सुधा का पर्यायवाची शब्द होता है अमृत। तो अमृत, गंगा, सरस्वती, पानी। तो आंसर हो जाएगा अमृत। चलिए आप लोग बताएं आशा का विलोम शब्द होगा अच्छा, बुरा, निराशा, हताशा। आशा का विलोम शब्द आशा, निराशा आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़नाथ, जगन जोड़नाथ, जग जोड़नाथ, जगत जोड़नाथ। देखिए ये आंसर होगा जगत जोड़नाथ, तो हलंत होना चाहिए, जगत जोड़नाथ हो जाएगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद। भाई बहन में कौन सा समास होगा? जिस समासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो, भाई बहन दोनों प्रधान है, माता पिता दोनों प्रधान है, तो कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्या वाचक, जैसे चौराहा। देखिए चौराहा क्या बता रहा है? 4 राह, मतलब द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो जाएगा। जिस शब्द का पहला पद संख्या वाचक हो उसको द्विगु कहते हैं। जिस समासिक शब्द में दोनों पद समान हो, बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो भाई बहन में दोनों पद का महत्व है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। समास का भी एक वीडियो बना हुआ हिंदी के प्लेलिस्ट में जाए, आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा किससे है? जातिवाद से, बंधुत्व से, आपसी प्रेम से, सौहार्दता से। देखिए बंधुत्व, आपसी प्रेम, सौहार्दता, ये सब एकता का खतरा पूछ रहा है, तो जातिवाद आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना का मुहावरा का था, आप लोगों को पता है कि आग में घी डालना का मतलब भड़काना। देखिए ऑप्शन कहाँ है? किसी के क्रोध को भड़काना आंसर हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद प्रकाश की है? स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा। जबकि अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है? भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है? ये लिखा गया है भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में। अब आपको हम बताते हैं कि जो एक और क्वेश्चन सत्य पूछेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना, जीके में पूछ सकता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किसने की? ज्योतिबा फूले ने। जबकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने की है। चलिए अब समान ज्ञान के हम प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह का आपको बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछा जाएगा। आप देखिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से जुड़ के भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से आप जो ग्रुप मिलेगा उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये आपको PDF भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या होगा। यहाँ पे देखिए लगा ही दिए, क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। सरोजिनी नायडू, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी है, 1987 में। अगर आपसे ये पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता, तब सरोजिनी नायडू होता। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब बनी है, 1925 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई है। 1896 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। जबकि शिकागो सम्मेलन में कब पार्टिसिपेट किए, 1893 में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। देखिए मौर्य काल में नालंदा का निर्माण नहीं हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने 6ठी शताब्दी में करवाया है, 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में। इसलिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र होगा तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को समझा जाता है। ये संबंधित हैं आर्टिकल 76 से। महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 से संबंधित है। अभी कौन है, के वेणुगोपाल राव, ध्यान रखिएगा, के वेणुगोपाल राव। खरा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य को शामिल करने के लिए पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, रूस से। एक बात और, मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लागू किया गया कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो आप ध्यान रखें कि संविधान की 6ठी अनुसूची 4 स्पेशल राज्यों पे लागू होती है। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। ये BPSC तक में भी पूछा जा चुका है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है, मिजोरम में लागू होती है। तो किस में लागू नहीं होगी, मणिपुर में नहीं लागू होगी। तो आप ध्यान रखें कि इस 4 को हमेशा ध्यान रखें। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट फॉर्म में CAG भी कहते हैं, जो भी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बनाए गए, गंधार शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली। ये द्राविड़ शैली, आपको द्राविड़ दक्षिण साइड में है, इसलिए द्रविड़ शैली आपको ध्यान में आ गया कि दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। गांधार शैली पाकिस्तान साइड का हो गया। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन है अपलेशियन, अरावली, आल्प्स, यूराल। देखिए अरावली बहुत प्राचीन है, इसका आंसर हो जाएगा आल्प्स, ध्यान रखिएगा आल्प्स।
डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, नील, कैरोनी, प्राणा। बताइए एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, नील, कैरोनी, प्राणा। इसका आंसर हो जाएगा कैरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? ऑप्शन नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। बताइए क्या होगा? सही बता रहे हैं। अगर आप भूटान बता रहे हैं तो एकदम सही बता रहे हैं जो भूटान बोले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, पानीपत, जयपुर। अहमदाबाद गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, पानीपत हरियाणा में, जयपुर राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। तो भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास जयपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220 आंसर होगा, ध्यान में रखें। सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा। ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारा 35 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अपना फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। कह रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? आप लोगों को पता है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम। सही आंसर होगा सोना और चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होता है? सिल्वर, चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। एक होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण कर रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अवकरण। ऑक्सीजन का अलग होना क्या हो जाएगा? अवकरण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना भी अवकरण हो जाएगा। कह रहा है कि एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन, लौह की मात्रा कमी होती है। लौह किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, रक्त में। तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। अगर आपको लौह ऑप्शन दिया रहता तो लौह ऑप्शन क्लिक करते। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य का निर्माण होता है। साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित। उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण, उद्पातन। तो जो विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण अगरबत्ती को अगर एक कोना में जला दें तो उसका धुआं धीरे धीरे दूसरे जगह फैल जाता है। तो विसरण की प्रक्रिया आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता या एसी को वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसका ये आंसर हो जाएगा, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? मलेरिया, एड्स,
मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एड्स। ये यौन संचारित रोग है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से कि जब भी जनसंख्या बढ़ती है तो आय में भी कमी आती है, भूमि का भी ह्रास, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़मीन का बंटवारा ज़्यादा होगा, इससे ज़मीन कम पड़ जाएगा लोगों के लिए, खनिज का भी ह्रास होगा, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। हमारा 45 क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं टीबी की बीमारी या क्षय रोग, कौन सा टीका प्रयुक्त होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो ठीक तुरंत बाद ही BCG का टीका लगाया जाता है बच्चे को टीबी से बचने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? BCG। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 15 अगस्त, 19 सितंबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा वरुण, अरुण, मंगल, शुक्र। आंसर हो जाएगा शुक्र। सुबह का तारा कहा जाता है शुक्र को। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य है छत्तीसगढ़, जबकि आपको भंडारण में पूछेगा, भंडार पूछेगा या भंडारण में कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? झारखंड। जबकि उत्पादन में कोयले के उत्पादन भारत का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष याद रखिएगा एस सोमनाथ। के शिवन अब नहीं रहे, एस सोमनाथ हैं। कह रहा है कांवर झील कहाँ पर स्थित है? कांवर झील आपको बेगूसराय बिहार में स्थित है। किनको महामना कहा जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है। कर्क रेखा, अगला प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। आप पहले ये जान लीजिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला हमारा हो गया राजस्थान। कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, फिर आ गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्य हो गए। उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, 6 राज्य हो गए। अब बाकी बात क्या हो गया? त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो एक बात ध्यान करते हैं कौन कौन राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? इसका आंसर हो जाएगा बिहार से गुजरती। देखिए बिहार से नहीं गुजरती है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा से गुजरती है। अभी जस्ट देखें, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र, देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक ऑप्शन बिहार हो सकता है कि दूसरा स्टेट दे दे, इसलिए आप 8 स्टेट का नाम याद रखें कि कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना, जबकि गंगा को पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है गाय, सुअर, मधुमक्खी, मछलियाँ। ये मधुमक्खी प्रसिद्ध हैं सामाजिक व्यवस्था के लिए। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 70%। अब देखिए, अब हम देखेंगे विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश से प्रश्न। उससे पहले एक और बात आप जान लीजिए, इससे हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल हो जाएगा 80 क्वेश्चन। उसके बाद फिर रीजनिंग का हम 25 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाएं, जिससे कि आसपास को क्वेश्चन को हमको समझा सकें। और अगर आप वहाँ तक वीडियो को देख लेते हैं तो आप कम से कम रीजनिंग के 20 नए क्वेश्चन सीखेंगे, नए प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इससे अगर एग्जाम में अगर एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है तब भी आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हिम्मत नहीं करना है। अब देखिए, इस विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। क्योंकि पता है आप लोगों को 400 सीट हैं,
जबकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स करना होगा। जब भी विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से क्वेश्चन आए तो एक दो बात ध्यान रखें। पहला बात याद रखें कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, वो सही से सीख नहीं पा रहा है, तो गलती किसकी होगी? शिक्षक की, व्यवस्था की। ये बात एकदम आंख मूंद के रखना है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी गलती है? टीचर की गलती है। भले ही आपको कुछ भी लगे, शिक्षक को दोष दीजिए। दूसरा बात, कोशिश कीजिए कि जितना कम हो बच्चा को दोष नहीं देना है किसी बात के लिए। बच्चा को मारना पीटना नहीं है। इसके बाद अगर आप, हमने इसी चैनल पे उपागम एकेडमी पर ही मैंने विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से 5 से 6 लेक्चर बनाए थे, जो बिहार बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट था और 4 ईयर बिहार बीएड देने वाले, बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स देने, इंट्रेंस देने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप वो 6 लेक्चर देख लेते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उम्मीद कीजिए कम से कम 23-24 क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ भी आपके बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है, कोई स्टूडेंट है जो क्लास में टीचर को परेशान कर रहा है, तो आप अगर टीचर रहते तो क्या करते? पहला ऑप्शन कह रहा है उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। कि दंड तो नहीं देना है, अब छोड़ दीजिए, बच्चा बदमाशी कर रहा है तो क्लास डिस्टर्बेंस होगा, ये भी बात सही नहीं है। उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सबसे अच्छा बात क्या लग रहा है? आप खुद सोचिए एकदम, कि उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में उचित है, कभी कभी लेना चाहिए और निश्चित है अनुचित है? किसी भी अध्यापक को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा। ये टीचर का गुण हो गया। टीचर का गुण क्या होना चाहिए? मेहनती हों, अपने सब्जेक्ट में अच्छे हों, पढ़ाने की कला में निपुण हो। ये सब एक अच्छे शिक्षक के गुण हुए। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि शिक्षक की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। अब कह रहा है कि कौन टीचर बहुत बेटर है। कक्षा में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, मान ली कि टीचर बहुत हंसी मजाक कर रहे, पढ़ा नहीं रहे, बच्चा आ गया क्लास में, उससे तो अच्छा टीचर को गुणवत्ता नहीं पता चलेगा। मतलब बच्चा चोरी वोरी करके चीटिंग करके पास कर गया तो इससे पता नहीं चलेगा कि अच्छा टीचर है। अब ये तीसरा बात कर रहा है कि छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, और 2 क्वेश्चन ऑप्शन कर रहा है कक्षा में शांति बनाए रखने। कोई टीचर बहुत बच्चे को पीटते हैं तो बच्चा डर से शांत रहता है, ये भी अच्छा गुणवत्ता नहीं हो सकता है। लेकिन छात्रों के द्वारा पूछे गए, अगर मतलब टीचर पढ़ाए उसके बाद बच्चा एकदम एक से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही शिक्षक की गुणवत्ता प्रदर्शित कर रही है। बाकी बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये कन्फर्म है। आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के कोई स्टूडेंट बार बार फेल कर रहा है, उस पर क्या करेंगे? भिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, मजाक उड़ाएंगे, एकदम गलत बात है। उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, आप डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट विद्यार्थी बनाकर परीक्षा देने की सलाह देंगे, आप, ये अच्छा टीचर का काम नहीं है। आप क्या कीजिएगा? विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वो जाकर सिनेमा देखने चलिए। कोई स्टूडेंट है, आप टीचर हैं, आपके क्लास से बच्चा भाग के सिनेमा देखने चल गया। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? इस ओर ध्यान नहीं देंगे, गलत बात है, ध्यान देना पड़ेगा। छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, ये अच्छी बात है, उसको बुला के समझाना है। छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे। किसी भी टीचर को आप ये बात याद रखिए कि जब भी ऑप्शन में आए कि शिक्षक छात्र को दंड दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो एकदम ऑप्शन चूज नहीं करना है।
छात्रों को अभिभावकों की इसकी सूचना देंगे। अभिभावक को सूचना दीजिएगा, अभिभावक समझेंगे नहीं, बच्चा को कूट देंगे। तो कूटना पिटना वाला काम नहीं करवाना है। तो क्या कीजिएगा, आप उस बच्चे को समझाइएगा कि छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होना चाहिए? बाल केंद्रित, अध्यापन केंद्रित, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित। आंसर होगा समाज केंद्रित। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम क्या है? अधिगम है सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कोई नहीं। अधिगम में होता है सीखना, ये बात ध्यान रखिएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। ये बात आप लोगों को हर हाल में ध्यान रखना है। तो सीखना क्या है? सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया, कोई नहीं। तो कोई भी आदमी मस्तिष्क से उपयोग सीखता है। तो अधिगम क्या है? मानसिक क्रिया। देखिए कह रहा है कि एक बालक गर्म स्टोव को छूता है। कोई बालक है, गर्म स्टोव को छू लिया, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे दोबारा वह उस स्टोव को नहीं छूता है। बालक का यह व्यवहार कहलाता है अनुभव, अधिगम, परिपक्वता, वृद्धि। अधिगम मतलब होता है सीखना। वो सीख गया कि गर्म स्टोव को छुएंगे तो पक गया। आंसर हो जाएगा अधिगम। कह रहा है कि पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए? चूहे, कबूतर, कुत्ते, बिल्ली। जो पावलोव था वो कुत्ते पर प्रयोग किया था, जबकि स्किनर ने अपने प्रयोग किस पे किए हैं? चूहे और कबूतर दोनों पे। आंसर हो जाएगा 100। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कह रहा है कि कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना क्या कहलाता है? इस बात को आप याद रख लेना। क्या होगा? निष्पादन। देखिए ऊपर वाला भी क्वेश्चन है, ये देखिए ये समझने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या समझने, आप इसको ध्यान रखिएगा। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? ये पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर, जबकि स्किनर ने प्रयोग किया है चूहे और कबूतर पर। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहा है कविता को दोहराकर उसे याद कर अध्यापक को सुना देना क्या कहलाता है? निष्पादन। ध्यान रखें। पर ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। बताइए पावलोव ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं? कुत्ते पर। स्किनर ने अपना प्रयोग किया चूहे और कबूतर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका कौन सा है? नई शिक्षा नीति, स्वप्रेरणा, धन, पूर्व ज्ञान। ये स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, इससे हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए कि किन्हीं को थोड़ा सा कम अगर आइडिया लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन हटा भी सकते हैं। खरा अधिगम मतलब होता है सीखना, को प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। अब मान लिया आप खाली नया शिक्षा नीति बना रहे हैं, उससे बच्चा जरूर नहीं कि अच्छा सीख जाए। धन अगर किसी के पास रुपया ज़्यादा है तो ज़्यादा पढ़ेगा, एकदम गलत बात है। पूर्व ज्ञान, किसी के पास अगर पहले वाला ज्ञान है जरूर ये सीखेगा, लेकिन मान लो अगर अभी ध्यान नहीं देगा तो नहीं पढ़ पाएगा। मतलब आपको 10th में बहुत अच्छा पढ़े, 12th में मेहनत नहीं किए, नहीं पढ़े तो आप नहीं सीख पाएगा। इसलिए स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन के हर हमेशा हमको अच्छे से पढ़ना, ये अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। उक्त परिभाषा किसने दी है? स्किनर, वुडवर्थ, रायबर्न, क्रो एंड क्रो। इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया, उक्त परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों आप लोग हिम्मत रखिए क्योंकि कुछ चीज़ याद करने वाले हैं, उसको याद रखिएगा तो आपका हर तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत मतलब जो सिद्धांत दिए वो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अब कह रहा है कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद, अंतर्दृष्टि, प्रबलन, उक्त सभी। आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में होता है व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास सभी। आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप में व्यवहार परिवर्तन होगा। अच्छा बात सीख रहे हैं तो ज़रूर व्यवहार परिवर्तन होगा, अनुभव मिलेगा, अभ्यासद होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। चलिए अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? वित्त की कमी, अच्छी आधारिक संरचना की कमी, अच्छे अध्यापकों की कमी, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। एक विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? अगर रुपया कम है चलेगा, एक अच्छा आधार, पहले तो लोग कुटिया में भी पढ़ लेते थे, जंगल पढ़ लेते थे, मतलब ये भी बात
नहीं आंसर होगा समस्या। अगर अच्छा अध्यापक नहीं है तो बहुत बड़ा समस्या है। अगर विद्यालय में अच्छा अध्यापक नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आंसर हो जाएगा सी। अधिगम, देखिए अधिगम सीखने हेतु सबसे बड़ा गुण क्या है? अच्छी याददाश्त। अगर आपको याद करने क्षमता बहुत ज़्यादा है लेकिन आप सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं होगा। अच्छी बातचीत कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। सीखने, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और सीखने हेतु अगर किसी के मन में जिज्ञासा है ना, वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। मान लीजिए कोई कठिन परिश्रम कर रहा है लेकिन ध्यान से नहीं कर रहा है, लेकिन जो बंदा सीखने के प्रति जिज्ञासु है वो दिन रात एक कर देगा। मतलब अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सीखने हेतु जिज्ञासा। अगर जैसे आप अभी जिज्ञासा बनाए हुए हैं कि 120 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे और 21 अगस्त को एग्जाम में हिला देना है। कह रहा है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? सही विषयों का अच्छा गुण है। वाद विवाद में निबंध लेखन का आयोजन अच्छी बात है। खेलों का आयोजन नहीं करना ये अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? देखिए शैक्षिक अवसर के समान मतलब गरीब अमीर बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट सबका बच्चा पढ़े। ये निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब शैक्षिक अवसर की असमानता आ जाएगी, समानता का विरोध कर रहा है निजी विद्यालय, क्योंकि जिसके पास रुपया रहेगा वही बाकी पढ़ने जा सकता है प्राइवेट स्कूल। बाकी बात सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में सब बच्चे जाएंगे, आश्रम विद्यालय नवोदय विद्यालय में सब जाएंगे। अब कोई कहेगा कि सर नवोदय विद्यालय में तो हम तो ये सुने कि एंट्रेंस देता है, ऐसा थोड़े कहता है अमीर का बच्चा जाएगा गरीब का बच्चा नहीं जाएगा। जो बच्चा अच्छा रिजल्ट देगा वो जाएगा, सबको मौका मिल रहा है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा को सीखने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम ठीक है? तो सबसे पहले हम बच्चे के बारे में, एक बच्चा क्या करता है? सबसे पहले सुनता है, सुनता का इंग्लिश हो गया लेसन आर। उसके बाद क्या करता है बच्चा? पहले सुनेगा। देखते हैं कि बच्चा जब एक से 1.5 साल का 2 साल का होता है तो वो कुछ कुछ बोलता है। पहले सुनता है फिर बोलता है, स्पीक। उसके बाद क्या करता है? वो पढ़ता है। जब उसको 4-5 साल का होता है पहले उसको पढ़ना सिखाया जाता है, अक्षर पहचानना सिखाया जाता है, तो क्या हो गया? पढ़ना, रीड। उसके बाद वो राइट होगा, मतलब लिखना सीखेगा। LSRW कहीं है? LSRW डी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृतियों को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध करने में, उनको सुसंस्कृत बनाने में। कार्यक्रमों के द्वारा देखिए बहुत सारा कार्यक्रम होगा तो क्या होगा? सब संस्कृति में आपस में घुले मिले, इस कारण से कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग को बताने के लिए इसलिए हम बोर्ड पे आ गए क्योंकि बोर्ड पे बताने पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और हमको खास करके अगर वो आपका जो PDF पर बोला जाए पढ़ाने के लिए या बोर्ड पे, तो हम ज़्यादा बोर्ड प्रीफेयर करते हैं। रीजनिंग कि आपको और अच्छे से समझा दें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक से दो प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपका रीजनिंग सॉल्यूशन हो जाए। देखिए रीजनिंग को देखने के लिए आप जो हम 7-8 वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट बिहार BEd इंटीग्रेटेड करके लिखा हुआ है रीजनिंग का, वो सब लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको और फायदा करेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए पहला हम देखिए कह रहा कि प्रश्न 81 से लेकर 85 में श्रृंखला का अगला पद बताने के लिए बोला जा रहा है। 81 क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 2, 3, 5, 7, 11 और अगला पद क्या होगा? और इस तरह ABCD करके 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। पहले क्या कीजिए, आप इस सब के बीच का अंतर निकालिए। 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 7 और 11 के बीच का अंतर 4। अगर अंतर सेम रहता तो कहते हाँ एक सीरीज में बन रहा, लेकिन यहाँ पे सीरीज नहीं बन रहा। अगर आप गौर से देखिएगा, अच्छा 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 13। प्राइम नंबर क्या हो गया? 13। ये आंसर हो जाएगा 13। ठीक। अब देखिए 82 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4, 16, 36, 64। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2
संख्या का अंतर निकालें, हर बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये कोई सीरीज में नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे एक बार गौर से देखिए तो आपको कुछ ध्यान आएगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। देख रहे हैं कि लगातार सम संख्या का स्क्वायर दिया हुआ। तो आप हो सकता है कभी क्यू के रूम में भी पूछ दे, एक ऐसे दे देगा कि 1 8 27 का अगला क्या होगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो आप क्या लिखिएगा उसका 4 का क्यू 64 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ सम संख्या का मतलब 2 अंक जोड़ते जाइए उसका स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा 100। इस तरह का आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 100 जहां आंसर दिया रहेगा उसको आपको टिक मारना। आप मेथड सीखिए, अब जब मेथड सीखिएगा तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब 83 क्वेश्चन कर रहा है 18 8 28 13 38 18। ये क्वेश्चन तो और देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 18 के बाद 8 आ गया, फिर 10 28, फिर घट रहा है, बढ़ रहा, आखिर बात क्या रहा है। चलिए एक बात देखते हैं कि -10 घटा, फिर क्या हुआ, +20 बढ़ा, फिर क्या हुआ, +15, -15 घट गया, फिर क्या देखते हैं +25 हो गया, फिर क्या देखते हैं यहाँ पे -20 हो गया। ये तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि किस हिसाब से जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप एक गौर कर लिए, देखिए पहले -10, फिर +20, फिर -15, +25, -20। एक कोई सीरीज में नहीं बन रहा। लेकिन आप एक बात गौर कीजिएगा कि जब भी देखिए 18 एक बार यहाँ भी आया, एक बार 18 यहाँ भी आया, उसका अंतर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत हद तक एक संभावना बनती है कि इसमें एक अंक के बाद एक छोड़ के कोई रिलेशन होगा। अब यहां पे देखिए 18 + 10 28, कोई दिक्कत, 28 एक अंक छोड़ दीजिए, +10 28 + 10 38 ऐसे। अब देखिए 8 + 5 13, 13 + 5 18। तो यहाँ पर एक अंक बाद एक अंक, यहाँ पे इसका आ गया 18 10 28 28 10 38। अब एक अंक के बाद यही आएगा 38 10, क्या हो जाएगा 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको 48 दिया रहता तो फिर क्या करते, 18 + 5 जोड़ते 23 आता। तो ऑप्शन बस यही वाला भरना था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 48। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। कि थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 83 था। देखिए 18 + 10 28 + 10 38, एक एक अंक छोड़कर 38 10 48, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लिया अगर 48 दिया रहता, अब मान लिया 48 दिया हुआ था, तो अब 18 10 28 28 10 38 38 10 48 यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पे 8 + 5 बढ़ रहा 13 13 5 18 18 5 23, इसके जगह पर यहाँ आ जाता 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है कि 8 10 12 14, 8 में 2 जोड़ा गया 10, 10 में 2 जोड़ा गया 12, 12 में 2 गया 14, 12 + 2 14, 14 + 2 16 हमारा ये आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया रहा है, इसमें आपको 16 दिया रहा है। बोर्ड का हाइट कम है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए क्या कर रहा है। पहले क्या करना, अंतर घटाना है, देख रहे हैं +8 हो रहा है, फिर इसमें अंतर बताइए कितना, +12 हो रहा है, अब कितना हो रहा है +16। आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, +8 +12 प्लस, यहाँ पे कोई न कोई रिलेशन जरूर दिख रहा है। ऐसा कीजिए, एक स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो कितना +4, यहाँ पे कितना है +4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, +8 दिख रहा है, 8 12 16, तो यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 56 20 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 76 आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसे देखिए +4 तो क्या कीजिए, फिर एक +4 और जोड़िएगा तो 16 + 4 20, फिर इसको जोड़ दीजिए 56 20 76। हम क्या 20 60 28
फिर 8 में 4 जोड़ दिया 12, तो क्या हो गया 20 प्लस 28 आ गया। फिर आपको 8 प्लस 4 जोड़ दिया 12, 28 12 क्या आ गया 40। फिर आपको क्या क्या 12 में 4 जोड़ दिया गया 16, 16 40 क्या हो गया 56। फिर 16 में 4 जोड़ के फिर 56 और 20 को जोड़ दिया गया तो 76। एक ये भी मेथड है, तो आराम से अंतर देख रहे हैं आपको दिख रहा हो 8 प्लस 8 12 16 20, मतलब 20 आगे वाले में जोड़ देना है। आपको 4 4 का अंतर है। चलिए और आगे की और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इसमें आपको क्वेश्चन, चलिए ये दो क्वेश्चन 86 87 देखते हैं। कह रहा इस श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। तो आप एक बात इस चीज को करने के लिए आप बस इतना करें कि ए बी सी डी से लेके जेड तक 1 2 3 4 अगर जो पोजीशन 26 तक याद रखें या एग्जाम के समय लिख लें तो आपको आराम से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है बी जे एस सी के टी डी एल यू ई एम भी, ये एक सीरीज एक व्यवस्थित क्रम में है। आपको इसका अगला पद ये बताना है। आप खुद देख रहे होंगे कि बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। अब अगला पद क्या हो रहा है, जी के बाद जे के बाद क्या आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, फिर एस के बाद टी। अब यहाँ पे देखिए कितना का बी के बाद सी, मतलब ये इसका स्थान 2 है, सी का स्थान 3, डी का स्थान 4, ई का स्थान 5, जे का स्थान 10 है, के का स्थान 11 है, एल का स्थान 12 है, एम का स्थान 13 है। आप देख रहे हैं कि पहला पद में 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 किसका स्थान होता है एफ का, एफ आ गया। इसी तरह जे 10 11 12 13 14 14 किसका होगा एन का। इसी के एस टी यू भी, उसका अगला क्या हो जाएगा डब्लू। आप देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा एफ एन डब्लू। आंसर क्या एफ एन डब्लू, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा। आप सिंपल देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यहाँ पे देखिए जे के एल एम एन हो जाएगा, एस टी यू भी, तो लास्ट में तीसरा पद डब्लू हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा इस श्रेणी का अगला पद याद करें। अब यहाँ पे देखिए जे का स्थान कितना है 10, एल का स्थान 12, एन का स्थान 14 और इसके बाद पी का स्थान 16, के का स्थान कितना हो जाएगा 11, एन का स्थान कितना हो जाएगा 13, सॉरी एन का स्थान आपका हो जाएगा 14, उसके बाद आपका Q का स्थान हो जाएगा आपका 17 और T का स्थान हो जाएगा 20। अब आप देखिए इसका पहला पद में आप देखिए कितना जे के बाद +2 बढ़ रहा है, पहला पद +2 फिर +2 फिर +2 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा +2, मतलब 16 + 2 18, 18 किसका स्थान होता है। देखिए इन्हें तो एक तरीका और भी है, देखिए जे के बाद दो अंक का गैप करना, जे के बाद जे के एल, मतलब एक अंक छोड़ के दूसरा स्थान आया, तो क्या आ गया जे के एल, यहाँ पे देखिए एम छूट गया, फिर एन आ गया, एन छूट गया, ओ पी आ गया, पी के बाद क्या हुआ क्यू के बाद क्या आ जाएगा आर का स्थान 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर के, अब यहाँ पे देखिए +3 का अंतर है, यहाँ पे +3 जा रहा है, 17 + 3 तो 23 किसका हो जाएगा, जिसका 23 होगा। तो देखिए 23 पोजीशन कितना होता है, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, तो यहाँ 500 हो जाएगा आर डब्लू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पहला लेटर है उसमें 2 का है, +2 +2 +2, जबकि उसके बाद वाला में फिर +3 का अंतर। फिर यहाँ पे देखिए एन और क्यू के बीच इसका 14 स्थान है, इसका क्यू का स्थान 17, +3 का, तो इसलिए हम टी में का स्थान 20 है, इसमें +3 जोड़ के आर डब्लू हमारा आंसर आ गया। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं एकदम शांति से।
देखिए इसमें क्या रहता है कि आपको एक कथन दिया रहेगा, उसके बाद निष्कर्ष दिया रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही आंसर चूज करना है। जो भी कथन दिया हुआ अगर कह रहा है कि कुत्ता शेर है तो आप कंफर्म मान लीजिए कि हाँ कुत्ता शेर है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जो ऊपर लिखा भी रहता है क्वेश्चन कि जो भी कथन दिया हुआ आपके व्यवहारिक जीवन में भले ही अजीब सा लगे लेकिन उसको सत्य मान के आपको आंसर करना है। तो कह रहा है कि कथन में दिया हुआ कि सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। इन 2 बात से 2 निष्कर्ष निकाल दिया और उसमें पूछ रहा है कौन निष्कर्ष सही है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले तो जो भी कथन दिया हो उससे एक डायग्राम बनाइए। कह रहा है कि सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं। देखिए ये अध्यापक हो गए, ये अध्यापक का घेरा बना। कह रहा है कि जितना भी अध्यापक है बुजुर्ग है, मतलब जितना भी अध्यापक है ये बुजुर्ग हो गए। अब देखिए ये डायग्राम कैसे बना, जिसके आगे सभी लिखा रहेगा वो छोटा में और उसके ऊपर वाला बड़ा सर्किल बन जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही शांति से समझाए हुए हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। साइलोगिज्म पार्ट ए पार्ट बी करके दिया होगा। अब कह रहा है कि कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। अब कुछ महिला, अब ये अध्यापक का पार्ट है, अब इसमें कुछ महिलाएं अध्यापक है। देखिए जो कुछ भाग ले लेते हैं अध्यापक का, कुछ भाग ले लिए। अब ये भी कह सकते हैं या तो ये ऐसे भी बन सकता है या इस तरह का भी बन सकता है, कोई दिक्कत। तो कुछ भाग ले लिए। अब देखिए ये 2 बात निकल गया। अब निष्कर्ष कर रहा है कि सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। अब बताइए जितना भी बुजुर्ग है वो सब महिलाएं हैं? नहीं है, कुछ महिला ऐसी भी है जो बुजुर्ग के अंदर लाइन में नहीं आती है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है कि कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं। अब कह रहा है कि कुछ महिलाएं हैं वो बुजुर्ग हैं। ये महिला का पार्ट है पूरा, तो कुछ महिला बुजुर्ग के सर्किल के अंदर आ रही है, एकदम आ रही है, तो उसका स्टेटमेंट सही है। अब क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, गलत। केवल निष्कर्ष ये जो है तो ऐसे मान देते तो इसको पढ़ेंगे केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये सही हो गया, बाकी बात ये गलती हो। अगर निष्कर्ष 1 और 2 नहीं, निष्कर्ष सिर्फ 2 ही निकलता है, कोई नहीं तो ऑप्शन खत्म। ठीक, आगे और क्वेश्चन लेते हैं। यह आपका हो गया 80। देखिए दोस्त क्वेश्चन वही है, क्या करना है, कथन से हमको पहले फिगर बना लेना। कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ता है, कोई टेंशन नहीं, आदमी कुत्ता है, जो लिखा हुआ सो लिखा हुआ। देखिए जिसके आगे सभी लिखा हुआ वो छोटा सर्किल में आ जाएगा, मतलब आदमी आ गया। उसके बाद कह रहा है सभी आदमी कुत्ता है। देखिए अब कुत्ता आ गया, देखिए आप कह सकते हैं ये कुत्ता का सर्किल हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए जितना भी कुत्ता है आदमी, देखिए कुत्ता के सर्किल के अंदर ही आदमी, मतलब जितना भी आदमी है वो कुत्ता है। अब कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब जितना भी कुत्ता है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्ली हो जाएगा, ये बिल्ली हो गया। अब देखिए अब निष्कर्ष चेक करना। कह रहा है कि सभी आदमी, ये जितना भी आदमी है बिल्ली है। ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि जितना भी आदमी है वो बिल्ली के सर्किल के अंदर ही है। कह रहा है कि सभी बिल्ली आदमी है। कहानी खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गया। हमारा अब क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। इस पे एक और क्वेश्चन लेंगे जो टाइप का पूछता है। चलिए, और आपको जितने भी रीजनिंग के टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब रीजनिंग का क्वेश्चन हम एक ही सोच रहे हैं कम से कम टाइप जरूर करवा दें। तो अब देखिए इसी में थोड़ा सा, देखिए ये थोड़ा सा इजी कर दिया है। कथन दिया हुआ, आपको कुछ भी दिया हुआ, कथन को सही मानना। 4 निष्कर्ष दिया हुआ, 4 निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष आपको चूज करना है जो ज़्यादा सबसे सही लगे। कह रहा है कि सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तक है। ये पुस्तक हो गया। अब अभ्यास पुस्तक, सभी पुस्तकें हैं क्या है, अभ्यास पुस्तिका। ये अभ्यास पुस्तिका हो गया। अब कह रहा है कुछ प्रतियां ले लिए, ये प्रतियां ले लिए, कुछ प्रतियां नोवेल हैं, ये प्रतियां हो गई। अब देखिए अब हम आराम से कह सकते हैं कि जो कुछ प्रतियां हैं जो नोवेल भी
ये उपन्यास को नॉवेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए पुस्तक अभ्यास पुस्तक या नॉवेल में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा है कि सभी पुस्तकें नॉवेल है, ये पुस्तक अलग है नॉवेल अलग है, कहानी खत्म। क्योंकि देखिए कोई अंदर वाला इन दोनों सर्किल में कोई टच भी नहीं कर रहा। कह रहा है कुछ पुस्तकें नॉवल है, नॉवेल अलग है भाई, पुस्तक अलग है, कहानी खत्म। कुछ नॉवेल पुस्तकें, ये भी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि सभी पुस्तकें नॉवेल हैं। अब एक जितना भी पुस्तक वो अभ्यास पुस्तिका, नॉवेल तो अलग है, क्योंकि कहीं भी रिलेशन पुस्तक और नॉवेल का नहीं बना, इसलिए जितना भी पुस्तक नॉवेल के बीच रिलेशन है तो कहानी खत्म हो गया। अगर ये कहता कि कुछ अभ्यास पुस्तिका पुस्तक है, तब आंसर वो हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया। पुस्तक और नॉवेल का रिलेशन दिया, जबकि दोनों का डायग्राम अलग अलग बना है। ये हम 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कथन दिया हुआ, कथन को हमेशा सत्य मानना, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिया हुआ, उस 4 निष्कर्ष पे हमको एक सबसे सटीक आंसर खोजना है। तो कह रहा है कि मनीष खिलाड़ी है, जो अपना मनीष है, मनीष लिख दिए। अब देखिए ये मनीष भाई साहब हो गए, मनीष को सर्किल में बंद कर दिया। अब कह रहा है कि मनीष खिलाड़ी है, तब मनीष खिलाड़ी के अंदर आ गया, मतलब ये खिलाड़ी वाला सर्किल ड्रॉ कर दिए, मतलब जितना खिलाड़ी है उसमें मनीष भी है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट का सर्किल बन गया। ये खिलाड़ी का सर्किल है। कह रहा है कि सारे खिलाड़ी लंबे हैं। अब जितना भी खिलाड़ी है लंबा है, लंबा का सर्किल ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए किसके आगे सारे या सभी लगा खिलाड़ी, खिलाड़ी के बाहर लंबा वाला सर्किल बन जाएगा। अब जितना भी लंबा है, कह रहा है कि सारे खिलाड़ी, जितना भी खिलाड़ी है वो लंबा है। देख रहे हैं कि मतलब जितना भी सब खिलाड़ी वो सब लंबा के अंदर ही आ गया है। कह रहा है कि पहला मनीष लंबा है। भाई मनीष खिलाड़ी, देखिए ये लंबा का सर्किल ये, अब इसके अंदर यहाँ कोई भी हो सब लंबा होगा, तो मनीष भी अंदर है, तो मनीष लंबा, ये लाइन सही है। कह रहा है कि सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं। अब देखिए यहाँ कोई लंबा आदमी है, वो खिलाड़ी होगा? नहीं होगा, क्योंकि खिलाड़ी के अंदर के लिए तो इस सर्किल के अंदर आना पड़ेगा, इस सर्किल के अंदर नहीं है, तो सभी लंबे आदमी खिलाड़ी है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है कि लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, ये भी गलत है। या मान लीजिए यहाँ पे कोई है, ये लंबा भी है खिलाड़ी भी है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है मनीष लंबा नहीं है, मनीष तो लंबा के अंदर ही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा आंसर ये हो जाएगा, मनीष लंबा है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए घबराना नहीं, आराम से आपको बनेगा और आराम से इसका हम टिक भी बताएंगे, आपको आराम से बन जाएगा। कह रहा है कि 9 छात्रों की कक्षा में अवनी ऊपर से 3वें नंबर पर है, तो अंत से उसकी स्थिति क्या होगी? सिंपल सा मान चलिए कि कह रहा है कि 1 कक्षा में 9 बच्चा, 9 छात्रों की कक्षा में। चलिए हम आपको पूरा डिटेल से उसका टिक भी बताएंगे। चलिए मान लीजिए ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां बच्चा हो गया। कह रहा है 9 एक कक्षा हो गया, इसमें 9 बच्चे बैठे हुए हैं इस तरह। कह रहा है अवनी, एक अवनी लड़की का नाम है, मेरी भांजी का नाम भी अवनी ही है। अवनी ऊपर से 3वें नंबर पर है, 1 2 3, क्योंकि मेरी भांजी बोल रही थी कि मामा मेरा भी नाम लीजिए, तो बोले ठीक है चलो तुम्हारे पे क्वेश्चन बना देते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगवा दिए। कह रहा है कि अवनी ऊपर से 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे अवनी है, तो अंत से उसकी स्थिति होगी। तो आप इधर से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे आंसर निकाल दिए 7, पता चल गया। लेकिन ऐसे तो आप मान लिए कि यहाँ पे 20 25 दे दे, तब क्या कीजिएगा? अब आराम से बात समझिए। देखिए टोटल कितना दिया हुआ है? 9। अब आप इधर से आपको निकल गया तीसरा स्थान। अगर आप 9 में से 3 घटा दीजिएगा तो इसके नीचे का निकल जाएगा। कितना निकल गया? 6 निकल गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 बच्चा है, तीसरा स्थान अवनी का है, तो अवनी के नीचे कितना है?
6 बच्चा। अब कह रहा अंश से उसकी स्थिति, आपको पता है कि उसके नीचे 6 है, लेकिन अवनी तो यहाँ बैठे उस भी स्थान को जोड़ेगा तब तो अवनी का स्थान आएगा, तो 6 एक 7 पोजीशन आ गया। तो अब ट्रिक क्या सीख गए कि जब भी छात्र का संख्या दिया हुआ है या ऊपर या नीचे से कोई स्थान दिया हुआ है तो आप आराम क्या कीजिए, 9 में से पहले कोई जो स्थान दिया वो घटा लीजिए। 9 में से 3 गया 6, फिर +1 जोड़ देना है, तो कितना आ गया आपका 7वां स्थान। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको आप समझ गए हो उम्मीद है। अब मान चलिए कि दे दिया कि 22 छात्रों की कक्षा में अवनी ऊपर से 7वें नंबर पर है, तो अंश से उसकी स्थिति क्या होगी। 22 स्टूडेंट है, अवनी ऊपर से मतलब अवनी इसको ऊपर 1 2 3 साइड से कितने 7वें नंबर पर है, तो अंश से उसकी स्थिति क्या होगी। तो आप क्या करना है, पहले देखिए 22 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया 15। अब देखिए ये जो अवनी से 15 नीचे है, लेकिन जहां अवनी बैठे उस स्थान को भी जोड़ना, तो क्या किए +1 जोड़ दिए, 15 + 1 16 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर बैक कर लीजिए वीडियो को। अब 92 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में अवनी का स्थान ऊपर से 3वां है, कह रहा है कि एक कक्षा में अवनी का स्थान ऊपर से 3वां है तथा नीचे से 7वां, मतलब दूसरे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 नीचे से भी 7वां है, तो कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं। अब देखिए यहां से क्या जोड़ा गया, ऊपर से जोड़ी 1 2 3 बच्चा जुट गया। अब देखिए अब नीचे से 7वां स्थान पर ये भी जुड़ गया, तो क्या कीजिएगा 7 + 3 10 बच्चा। अब एक बात देख रहे होंगे, जब ये वाला जब अवनी को ले ही लिए हैं तो फिर 7वां स्थान तो यहाँ पता है, मतलब इसको 2 बार जोड़ दिए तो 1 बार घटा देंगे, कितना आ गया 9 बच्चा। जब आपको ऊपर और नीचे से स्थान दिया हुआ है तो आराम से दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है। अब मान चलिए कि यहाँ पे रख देते हैं कि एक कक्षा में अवनी का स्थान ऊपर से 18वां है था, नीचे से 5वां है, तो कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, मतलब ऊपर अवनी का स्थान ऊपर से 18वां है था, नीचे से 5वां है, आराम से 18 5 23, क्योंकि अब स्थान पे तो दो बार जुट गया तो इसलिए 1 घटा देंगे, 23 में गया 22 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। हम ये प्रश्न लेते हैं, कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस है, तो इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए सिंपल सा आराम से देखिए 12 पहला पद लिए, कह रहा है इसका आप सॉल्यूशन करके बताइए क्या आंसर होगा। आपको देखना है कि प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, चलिए प्लस की जगह पे यहाँ भाग लिख दिए, उसके बाद 6 लिख लिए। उसके बाद देखिए भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर देख रहे हो कि भाग का अर्थ घटाव है, तो घटाव कर दिए, फिर 3 आ गया। अब देखिए घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे घटाव का अर्थ गुना कर दिए, फिर 2 लिख दिए। अब गुना का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे गुना है तो इसका अर्थ लिख दिए प्लस, फिर 8 कर दिए। हम क्या किए देखिए यहाँ पे 12 प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो भाग लिख दिए, फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद क्या है भाग, भाग का अर्थ यहाँ पे क्या है, भाग का अर्थ घटाव है तो घटाव कर इसी तरह कर दिए। इसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिए, 12 डिवाइड 6 कितना हो जाएगा, इसका 2 - 3 × 2 6 + 8। बोर्ड मास पता है ना, पहले ब्रैकेट क्या करते हैं, फिर डिवाइड क्या करते हैं, उसके बाद मल्टीपल गुना क्या करते हैं, उसके बाद प्लस फिर माइनस। तो पहले डिवाइड वाला कर दिए, 2 आ गया, फिर -3 दूनी 6, फिर +8, ये कितना हो गया। अब देखिए 8 2 10, 10 में 6 गया, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 4।
ठीक, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब भी आपसे दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ सिंपल सी बात बताते हैं। ऊपर की जो लाइनें होती हैं उत्तर, ये आपका नॉर्थ हो गया। एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट के ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नीचे वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण। कोई दिक्कत? अब देखिए ये भाग, दाहिना साइड क्या होता है, पूरब, और बायां साइड पश्चिम। चलिए, आप लोग घड़ी देखे हैं? आप कहेगा कि घड़ी वाला बात कहाँ ला रहे हैं, घड़ी वाला भी क्वेश्चन भी नहीं करवा रहे हैं। अब देखिए, घड़ी वाला भी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप हमको ये बात बताइए, घड़ी की सुई ऐसे चलती है कि या घड़ी की सुई ऐसे चलती है? आपके अरे मास्टर, इतना भी नहीं पता है? इतना दिन से घड़ी देख रहे हैं तो घड़ी की सुई तो हमेशा आप लोग को पता है ऐसे ही चलता है। तो ये घड़ी की सुई होती है, इसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज। जो घड़ी की दिशा में कोई ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, वो क्या कहलाएगा, क्लॉक वाइज। क्यों बता रहे हैं? अगर घड़ी के अपोजिट है, सुई के अपोजिट चल रहा है तो सुई के पता है कैसे चल रहा है, आप लिखो ऐसे घूम रहा है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, जब ऐसे घूमेगा। क्लॉकवाइज कैसे होगा, घड़ी की सुई ऐसे घूमेगा फिर इस साइड आएगा, तो ये हो गया। ये क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज का बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का। ये क्यों बता रहे हैं अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जब भी डायरेक्शन देखिए, एक होता है कोई पूरब की तरफ चला, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ गया, उत्तर की तरफ मुड़ गया, फिर बीच में क्वेश्चन होता है कि बायां साइड मुड़ गया, दायां साइड मुड़ गया। तो आप क्या कीजिए, पहले ये नक्शा ध्यान रखिए। अब आपको हम बताते हैं कि कह रहा है कि मान चलिए कि ले लेते एक आदमी है, देखिए क्या कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया। अब कह रहा है कि वो अपने दाएं ओर मुड़ गया। अब हमारा हाथ देखिएगा, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अगर हमको दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे। जब बायां मुड़ना होगा तो हम ऐसे मुड़ेंगे। अब बायां मुड़ना होगा तो इस डायरेक्शन में मुड़ेंगे। बायां है, देखिए इस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर दायां मुड़ना होगा, देखिए घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है या ऐसे ही चलती है। हम क्या सीखे, जो ही हमको दायां बोला जाएगा तो हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की डायरेक्शन। अगर बायां बोला जाएगा तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में ले लेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब कोई यहाँ है तो फिर घड़ी की सुई इधर आ जाएगा। अगर देखिए विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लेना, सुई इधर है, अगर कहेगा कि बायां मुड़ने के लिए तो फिर इधर ले लेंगे। जब इसी कहेगा दाएं लेने के लिए तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मुड़ते जाएंगे। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आराम से बनेगा। कह रहा है कि सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। उत्तर हमारा ऊपर है तो 2 किलोमीटर यहाँ पे आ गई। चलिए, अब कह रहा है कि और अपने दाएं मुड़कर, अपने दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ना मतलब घड़ी की सुई का दिशा। अब देखिए ये किधर जाएगा, इधर ऐसे नाचेगा, ये अब ऐसे नाचेगा तभी तो क्लॉकवाइज बनेगा। घड़ी की सुई की दिशा, जो ही दाएं मुड़ते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में, ये बात ध्यान रखना। या अपना हाथ लीजिए, देखिए इससे मुड़ जाएगा दायां हाथ। अगर दायां भाग है तो दायां इधर ही मुड़ेगा, बायां है तो देखिए बायां हाथ है तो बायां साइड तरफ मुड़ेगा। अब 2 किलोमीटर मतलब ये इधर चलेगा, 2 किलोमीटर फिर चला। क्या करा था, आरंभ करती है था उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है और अपने दाएं मुड़कर, आप देखिए दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर फिर चलती है। तो अब उसका दाएं मुड़कर, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब देखिए, अब इसका यहाँ पे आ गई तो अब इसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह अब पूरब दिशा में है। कि सिंपल सा, सीता एक बिंदु से चलती है, चलना आरंभ करती है था उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली है। 2 किलोमीटर आए और अपने दाएं मुड़कर,
और क्या करेगी, अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे आ गई 2 किलोमीटर, तो अब उसका मुंह किस दिशा में, अगर यहाँ पे रुक गई है तो इसका मुंह किस दिशा में होगा, इसका मुंह होगा पूर्व दिशा में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक्स दक्षिण की ओर चलता है, तो आप आराम से सर्किल बना ली, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। एक्स दक्षिण की, एक्स कोई नाम का है, ओरिजिन शुरू करेंगे, दक्षिण की ओर चला है। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता, दाएं का आपको पता है राइट साइड क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखिए घड़ी की सुई अगर यहाँ पे है तो घड़ी की सुई ऐसे मुड़ेगी, तो क्या करेगा, तो वो दाएं मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ गया। चलिए कोई दिक्कत। कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, अगर घड़ी की सुई होता है तो अगर क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे करके सुई चलती है तो वो दाएं मुड़ता है, लेकिन इस बार बाएं मुड़ गया, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चल आएगा, क्या करेगा, वो बाएं मुड़ गया। और उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता, अब घड़ी की सुई है, अब क्या करेगा, कह रहा है दाएं मुड़ा, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा, तो इससे आ गया। तो आप बताइए किस दिशा में चल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा कि पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम दिशा। ठीक, देखिए हमारा अब 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी कोड भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखेंगे। कोडिंग का देखिए, कोडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ छिपा के नोएडा को एक कोड में लिख दिया, तो अब कह रहा है इंडिया को उसी कोड के आधार पर बताएं। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए अगर शब्द दोनों मिल रहा है, देखिए यहाँ भी एन है, इसमें भी डी है, इसमें भी आई है, अगर लेटर, अगर 2 वर्ड का लेटर मिल रहा है तो उम्मीद है कि कोडिंग नंबरिंग वाई होगा। कैसे, देखिए अब देखिए एन का क्या हो जाएगा 3, ओ का हो जाएगा 9, आई का हो जाएगा 6, डी का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा 8। इसी तरह आई को अभी क्या देखें, आई का 6 आ गया, फिर एन का देखें 3, उसके बाद डी का अभी सीखें 5, और आई का क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, फिर ए का 8। यहाँ पे खुद नंबर, एक नंबर पे एन के लिए क्या लिख दिया है 3, ओ के लिए लिख दिया 9, आई के लिए लिख दिया 6, डी के लिए लिख दिया 5 और ए के लिए लिख दिया 8। इसी तरह इंडिया के लिए भी आई के लिए पता चल गया 6, एन के लिए 3, तो फिर इसी तरह कोडिंग कर देंगे। फिर डी के लिए भी क्या देखें, डी के लिए 5 हो गया, आई के लिए 6 हो गया, ए के लिए 8 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ए के लिए 8 है। 63568 ऑप्शन कहाँ है, 63568 ये ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में रैट को 18120 लिखा जाता है तो कैच को कैसे लिखेंगे। देखिए रैट अलग वर्ड है, कैच अलग वर्ड है, दोनों मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए RAT रैट, यहाँ पे C अलग है, फिर H भी आ गया, जबकि हमको AT का ही मालूम है। तो इसमें अब देखिए मामला चेंज हो गया। अब क्या कीजिए, अब आप ट्राई कीजिए R का वैल्यू निकालने के लिए। R का लेटर कितना है 18 है, A का स्थान कितना है 1, और T का स्थान कितना है 20। R का स्थान है 18, A का स्थान 1 है, T का स्थान 20। आपको देखिए मिल रहा है। अच्छा ऐसे लिख दिया 18 1 20, मतलब जो अल्फ़ाबेट का स्थान है उस हिसाब से कोडिंग करना है। इसी में देखिए सी का अब क्या हो गया, अब टिक जान गए। C का हो गया 3, A का हो जाएगा 1, T का हो जाएगा 20, C का हो जाएगा 3, H का हो जाएगा आपको 8, H का हो जाएगा 8। तो क्या आंसर हो जाएगा 312038, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में रैट को 39 लिखा जाता है। अब 2 वर्ड है, 3 लेटर है, 2 वर्ड है। इसमें आप आइडिया लगा, देखिए अब तो नहीं है कि अगर होता R का भी जस्ट देखें 20 होता, 1 होता, सॉरी R का 18, A का 1, फिर 20, ऐसे करके कुछ होता। अब आप एक बात ध्यान देखिए, इससे तो काम नहीं बना, लेकिन ये बात जानते R का 18, A का 1, T का 20। अब सब कुछ जोड़ दीजिए, 18 1 19, 19 20 39। अच्छा मतलब जितना स्थान है सब कुछ जोड़ देंगे। अब कैच का करते हैं, कैच का 3, A का +1, T का +20, C का +3, H का 8, कितना हो गया
3 1 4, 20 4 24, 24 8 32, 3 35 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 35। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जिस तरह डॉक्टर का मरीज से संबंधित है, डॉक्टर किसका इलाज करता है, मरीज का, उसी तरह वकील का किससे संबंधित है, ग्राहक, उपभोक्ता, खरीदार, मुवक्किल से फीस लेता है। मरीज से फीस कौन लेता है, डॉक्टर। वकील से फीस कौन लेता है, मुवक्किल। वकील किससे फीस लेता है, मुवक्किल। जो किसी पर कोर्ट में केस हो गया तो उसको मुवक्किल बोलते हैं। वो किसको हायर करता है, वकील को। कोई बीमार होता है तो किसको हायर करता है, डॉक्टर को, कि ठीक कर देंगे। अब खून वाला रिश्ता आ गया। कह रहा है कि एक आदमी का परिचय देते हुई एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, उस महिला के साथ आदमी का संबंध बताएं। तो आप सिंपल सा ये बात देखिए कि एक महिला है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी, मतलब मान चलिए कि ये रोहन है। अब रोहन एक कोई आदमी हो गया, उसके तरफ उंगली करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है, कि जो उसकी पत्नी है वो मेरी माँ की, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। ये इस औरत की माँ कौन, देखिए इस माँ की औरत, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी का परिचय देते हुई एक औरत कहती है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की छूट गया है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, उस महिला के साथ आदमी का संबंध बताएं। सिंपल सा समझिए, मान चलिए कोई एक एम नाम का आदमी है, ये औरत है यहाँ पे। अब क्या बोल रही है कि औरत कहती है कि उसकी पत्नी, इस एम नाम का आदमी कोई पत्नी है, पत्नी मेरी माँ की, इस औरत की माँ है, इकलौती पुत्री है। अब मान लीजिए इस कोई औरत करिए मेरी माँ है और फिर देख रहे इकलौती पुत्री उसकी पत्नी है, तो आप समझ रहे औरत ये पत्नी दोनों सेम ही है, इसलिए आदमी और पत्नी के बीच क्या हो गया, पति पत्नी का संबंध। आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। उस महिला के साथ आदमी का संबंध क्या हो गया, पत्नी। यह अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 101 से 5 तक में 3 शब्द आपस में, 101 से लेकर 105 तक प्रश्न है, उसमें 3 शब्द आपस में किसी न किसी तरह समानता रखते हैं, जबकि एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करें। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 144, 49, 27। आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 44, 7 का स्क्वायर 49, जबकि 3 का क्यूब 27 होता है। बाकी बात सब स्क्वायर है और ये 27 वाला ऑप्शन क्यू के ऑप्शन में है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, जबकि ये 3 का क्यू है, इसलिए ये बेमेल हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत, वर्ग, घनाभ, त्रिभुज में कौन बेमेल है। देखिए आयत ये हो गया, वर्ग बन गया, ये त्रिभुज बन गया। घनाभ क्या होता है, 3D में होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, जबकि त्रिभुज, वर्ग या आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा घनाभ बेमेल है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना, चांदी, लोहा, क्लोरीन। आज सोना, चांदी, लोहा ये सब धातु है, जबकि क्लोरीन अधातु है, इसलिए क्लोरीन आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार, आभूषण, चूड़ी, अंगूठी। अब देखिए इसमें कौन बेमेल है, हार चाहे चूड़ी या अंगूठी, ये तीनों आभूषण का टाइप है, जबकि आभूषण इन तीनों को आभूषण कहेंगे, और ये तीनों हो गया हार, चूड़ी, अंगूठी क्या हो गया, आभूषण का टाइप, इसलिए बेमेल क्या हो जाएगा, आभूषण। कि आभूषण के अंतर्गत ही ये तीनों आता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना, रांची, लखनऊ, हरियाणा में कौन बेमेल है। आप कहेगा ये तीनों शहर का नाम है, जबकि ये भारत का राज्य का नाम है, इसलिए बेमेल हो गया हरियाणा। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन प्रतिभा मैम करवाएगी, वो बहुत अच्छी ढंग से आपको करवाएगी। तो चलिए आप अगर
मेरी कोशिश रहेगी कि और 1 से 2 मॉक टेस्ट लाएं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। आप लोग मन लगाकर मेहनत करें। आप कम से कम वो जो विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 7 लेक्चर जरूर देख लें। एक मैराथन है वो तो जरूर देख लें, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। बाकी रीजनिंग का भी वीडियो देख सकते हैं, जीके जीएस का भी बहुत सारा लेक्चर क्वेश्चन पे डाला हुआ। जो भी आपको बीएड नाम से दिखे उसको जरूर लेक्चर देख लें। ठीक है, चलिए आप प्रतिभा मैम आ रही है, आपको इंग्लिश बताएंगी।